ईरान में जारी जन आंदोलन अब खुले तौर पर क्रांति का रूप ले चुका है और ये लगातार 18वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के नेतृत्व वाला शासन इस आंदोलन को कुचलने के लिए अभूतपूर्व शक्ति अपना रहा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे आंदोलन को और भड़का दिया है। 26 वर्षीय युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी दिए जाने की आशंका। इरफान सुल्तानी जो मध्य ईरान के फारदिस शहर में कपड़ों की एक छोटी दुकान चलाते थे, किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं थे। वे उन हजारों युवाओं में शामिल थे जो देश की मौजूदा स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और दमनकारी शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। 8 जनवरी को उन्हें शासन विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। परिवार के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि इरफान को कहां रखा गया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गिरफ्तारी के महज कुछ दिनों बाद ही इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुना दी गई। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के अनुसार 11 जनवरी को एक त्वरित अदालती सुनवाई हुई, जिसके बाद ईरानी अधिकारियों ने उन पर मुहर्रिबा यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा दी थी। यह आरोप ईरान में अक्सर शासन विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सीधी मृत्यु दंड का प्रावधान है। परिवार को करीब 5 दिन पहले बताया गया कि इरफान को किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। बताया गया है कि फांसी से पहले उन्हें अपने परिवार से केवल 10 मिनट की अंतिम मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन हैगॉफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सदस्य अरीना मुरादी ने कहा कि उन्होंने सुल्तानी के परिवार से बात की है और पूरा परिवार सदमे और गहरी निराशा में है। मुरादी के अनुसार शासन का मकसद इरफान को सरेआम फांसी देकर प्रदर्शनकारियों में डर पैदा करना है ताकि आंदोलन को कुचला जा सके। परिवार का कहना है कि इरफान का एकमात्र अपराध आजादी के लिए नारे लगाना था। वे कभी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें बुनियादी कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें ना तो स्वतंत्र कानूनी सलाह लेने दी गई, ना ही अपने बचाव की उचित तैयारी का मौका मिला। यहां तक कि उनकी बहन, जो खुद एक लाइसेंस प्राप्त वकील है, उन्हें भी केस फाइल तक पहुंच से रोका गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया अब देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने दमन अभियान के तहत प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करता है तो अमेरिका कड़ा और सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हो रहे रक्तपात की वास्तविक स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। इससे पहले वे सोशल मीडिया पर ईरानी प्रदर्शनकारियों को संदेश दे चुके हैं कि अपना संघर्ष जारी रखें, मदद रास्ते में है। ट्रंप की इन धमकियों ने पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी दी जाती है तो यह आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और ज्यादा उग्र बना सकता है। इससे अमेरिका को ईरान पर कूटनीतिक या यहां तक कि सैन्य कार्रवाई का ठोस बहाना भी मिल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इरफान की फांसी खमेनेई शासन के पतन की शुरुआत साबित हो सकती है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी चेतावनियों को सिरे से खारिज किया है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान में हो रही हत्याओं के असली जिम्मेदार हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश में हो रही अशांति विदेशी साजिश का नतीजा है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। फिलहाल पूरे ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, इंटरनेट पर पाबंदियां हैं और सुरक्षा बल पूरी ताकत से तैनात है। इरफान सुल्तानी की संभावित फांसी अब केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि ईरान के भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ बनती नजर आ रही है। और इरफान सुल्तानी को फांसी की आशंका के बाद 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को फांसी की आशंका, प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ्तारी। 8 जनवरी को आपको बता दें कि पकड़े गए थे। साथ ही मुहर्रिबे का आरोप यानी कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध का केस, साथ ही सरेआम फांसी से दहशत फैलाने की तैयारी, मानवाधिकार संगठनों का विरोध, बुनियादी अधिकारों से वंचित।
अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की धमकी दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस धमकी पर अब रूस की कड़ी और सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के रुख को पूरी तरह से अस्वीकार करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर कोई भी सैन्य हमला किया गया तो इसके नतीजे न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिका जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ईरान और उसके मित्र देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर डराने का प्रयास कर रहा है, जो सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग है। रूस ने इस नीति को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी अहम टिप्पणी की है। मंत्रालय के अनुसार ईरान में विरोध प्रदर्शन किसी बाहरी साजिश का नहीं बल्कि देश की गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का नतीजा है। बयान में कहा गया है कि ये समस्याएं पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से और गहरी हुई है। रूस का आरोप है कि पश्चिमी पाबंदियों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ा और वही आज विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि रूस ने यह भी दावा किया है कि अब इस सामाजिक असंतोष का फायदा उठाकर बाहरी ताकतें ईरान की स्थिति को और भड़काने की कोशिश कर रही है। बयान में आरोप लगाया गया कि ईरान में हो रही हिंसा के पीछे विदेश से निर्देशित कुछ प्रशिक्षित और हथियारबंद तत्व सक्रिय हैं, जिनका मकसद ईरानी सरकार को अस्थिर करना और देश को अराजकता की ओर धकेलना है। रूस ने साफ कहा कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप बेहद खतरनाक है। रूस ने उम्मीद जताई कि ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे और राजनीतिक समाधान के जरिए संकट से बाहर निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने रूसी नागरिकों को सलाह दी है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रदर्शनों से दूर रहें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होती तब तक ईरान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक आक्रामक पोस्ट भी करते हुए ईरानी नागरिकों को खुला संदेश दिया है। उन्होंने लिखा कि ईरानी देशभक्तों, विरोध प्रदर्शन जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम याद रखो, वे बड़ी कीमत चुकाएंगे। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकें रद्द कर दी है, मदद जल्दी आ रही है। इस बयान को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी हस्तक्षेप की धमकी के रूप में देखा जा सकता है। ट्रंप ने मिशिगन में एक ऑटो फैक्ट्री में दिए अपने भाषण में भी इसी पोस्ट को दोहराया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मदद से उनका क्या मतलब है, तो ट्रंप ने बड़े अंदाज से उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको खुद पता लगाना होगा। इस बयान के बाद अटकलें और ज्यादा तेज हो गई कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या किसी बड़े कदम की तैयारी में हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इन सख्त बयानों से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान वॉशिंगटन के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने सभी बैठकों को रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिससे अमेरिका की नीति में असमंजस और सख्ती दोनों साफ दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मानवाधिकार निगरानी संगठनों के अनुसार विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इन आंकड़ों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करता है तो रूस और अन्य शक्तियों की प्रतिक्रिया से ये टकराव वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। फिलहाल रूस की सख्त चेतावनी और ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान का मुद्दा एक बार फिर दुनिया की सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक चुनौतियों में शामिल हो गया है।
जहां थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण रेल हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नाखौन रत्सीमा प्रांत में बैंकॉक से उबोन रत्साथानी जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पर निर्माणाधीन एलिवेटेड हाई स्पीड रेलवे की एक विशाल क्रेन गिर गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 80 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेन के मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। नाखौन रत्चासीमा के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन तेज रफ्तार में थी और ऊपर एलिवेटेड हाई स्पीड रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से निर्माण में इस्तेमाल की जा रही भारी भरकम क्रेन नीचे गुजर रही ट्रेन पर आ गिरी। क्रेन के गिरते ही ट्रेन के कम से कम 3 डब्बे इसकी चपेट में आ गए। इससे ट्रेन पटरी से पूरी तरह से उतर गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ डिब्बों में आग लग गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद ट्रेन से धुआं उठने लगा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई यात्री घायल अवस्था में डिब्बों से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंसे रह गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन क्रेन के अस्थिर होने के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ट्रेन में कुल 195 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री पिफत रत्वा कितप्राकन ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि मृतक यात्री उन 3 कोचों में सवार थे जिन पर क्रेन गिरी थी। उन्होंने इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने यह भी कहा है कि प्राथमिकता घायलों के इलाज और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। पुलिस कर्नल थाचपोन चिनावोंग ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अब तक 19 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन ट्रेन के डब्बों के अंदर अभी भी कुछ शव मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि क्रेन के हिलने और गिरने का खतरा बना रहने के कारण बचाव दल को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है ताकि क्रेन को सुरक्षित तरीके से स्थिर किया जा सके और फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों में हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है। झाड़ियों के पास पलटे हुए ट्रेन के डब्बे, चारों ओर फैला मलबा और उठता हुआ धुआं इस दुर्घटना की गंभीरता को बयां करता है। दमकल कर्मी आग बुझाते और बचाव कर्मी घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। कई घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एलिवेटेड हाई स्पीड रेलवे लाइन थाईलैंड में चल रही कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसे मौजूदा रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जा रहा था। शुरुआती जांच में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद थाईलैंड में निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा नियम लागू किए जाए। तो वहीं सरकार ने पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद और मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा, स्थिति और साफ हो जाएगी। देश भर में इस हादसे को लेकर शोक की लहर है और लोग मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये दुर्घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि विकास परियोजनाओं के साथ सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओजेके में एक बार फिर आतंकवाद का खुला और बेखौफ चेहरा सामने आया है। लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात कमांडर अबू मूसा कश्मीरी ने एलओसी के पास एक सार्वजनिक मंच से भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाव में आए आतंकी संगठनों की बौखलाहट अब खुले तौर पर नजर आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक अबू मूसा कश्मीरी ने पीओजेके के टाटरी नोट इलाके में जिहादी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर भीख मांगने से नहीं, जिहाद से हासिल होगा। उसके बयान का सीधा मतलब भारत के खिलाफ हिंसा और आतंक को भड़काना था। यह इलाका रावलाकोट की हाजीरा तहसील और भारत के पुंछ जिले से सटा हुआ है, यानी एलओसी के बेहद नजदीक। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर और पीओजेके में मौजूद आतंकी ढांचे को बड़ा झटका लगा है।
कई लॉन्च पैड्स, फंडिंग चैनल और ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क कमजोर हुए हैं। इसी दबाव में अब आतंकी संगठन खुले मंच से उकसावे वाले भाषण देकर अपने कैडर को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू मूसा कश्मीरी ने अपने भाषण में यह दावा भी किया है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है कि कश्मीर मुद्दा सिर्फ आतंक और जिहाद से ही सुलझेगा। यह बयान एक बार फिर भारत के उस आरोप की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को आतंकवाद के जरिए जिंदा रखना चाहता है। खुफिया सूत्रों के अनुसार अबू मूसा कश्मीरी ने पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी इसी तरह का नफरती और उकसाऊ भाषण दिया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ऐसे भाषण जानबूझकर हमलों से पहले माहौल तैयार करने, युवाओं को कट्टरपंथ की और ढकेलने और हिंसा को धार्मिक रंग देने के लिए भी दिए जाते हैं। खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की भाषा और विचारधारा अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की सोच से मेल खा रही है। असीम मुनीर कई मौकों पर पाकिस्तान के गठन को धार्मिक आधार से जोड़ते हुए हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं। ऐसे में आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के बीच वैचारिक और रणनीतिक तालमेल और ज्यादा साफ होता जा रहा है। भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठनों को खुली छूट और राज्य संरक्षित माहौल मिलता रहा है। अबू मूसा कश्मीरी का यह ताजा बयान भारत के इसी दावे को और मजबूती देता है कि पीओजे के आतंक का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बयान को गंभीर खतरे के संकेत के रूप में देख रही हैं और एलओसी के आसपास निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूं। ग्रीनलैंड की बर्फीली सड़कों पर इन दिनों भारी तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर नियंत्रण करना चाहते हैं। उनकी जिद ने एक भू राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि यह विवाद नाटो के अंत का कारण बन सकता है। तो वहीं ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में रहने वालों ने साफ कह दिया है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को वॉशिंगटन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों से भी मिलेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र यानी कि सेमी ऑटोनॉमस रीजन है। व्हाइट हाउस ने द्वीप पर जबरन कब्जे की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिससे डर और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने मंगलवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर हमें अभी और यही संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क के बीच चुनना है तो हम डेनमार्क को चुनते हैं, हम नाटो को चुनते हैं, हम डेनमार्क के साम्राज्य को चुनते हैं, हम यूरोपीय संघ को चुनते हैं। ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, ये एशिया के लिए छोटे व्यापार मार्गों की संभावना भी खोलता है।